सोचिए, आप रोज 8 से 10 घंटे मेहनत करते हो, पसीना बहाते हो, दम लगाते हो, सिर्फ ये सोचकर कि घर का चूल्हा जलेगा, बच्चों की फीस भरी जाएगी और शायद जिंदगी थोड़ी बेहतर होगी। लेकिन महीने के आखिर में जेब फिर भी खाली होती है, सपने फिर भी अधूरे रह जाते हैं और तब मन में सवाल उठता है, ये मेहनत का पूरा फल आखिर जाता कहाँ है? हम ही तो दुनिया चलाते हैं, फिर हमारी हालत ही क्यों सबसे कमजोर होती है? इन्हीं सवालों का जवाब देने आए थे कार्ल मार्क्स, और इन्हीं सवालों पर उन्होंने एक जबरदस्त चोट की थी क्रिटिक ऑफ दी गोथा प्रोग्राम में। यह किताब नहीं, एक आईना है जो दिखाता है कि मजदूरों से कैसे वादे किए जाते हैं और फिर कैसे उन्हें ठगा जाता है। इसमें मार्क्स ने बताया कि असली समाजवाद क्या है और कैसे कुछ लोग उसके नाम पर सिर्फ धोखा बेच रहे हैं। तो चलिए हम इस सफर की शुरुआत करते हैं, जहां हम जानेंगे समाजवाद का असली मतलब क्या है, क्या हर किसी को उसकी मेहनत का पूरा हक मिल सकता है, और क्या एक ऐसा समाज संभव है जहां कोई अमीर गरीब ना हो। आप सुन रहे हैं क्रिटिक ऑफ दी गोथा प्रोग्राम की कहानी, जैसी पहले कभी नहीं सुनी होगी। चैप्टर 1, क्रिटिक ऑफ दी प्रियम्बल। कल्पना करो, कोई पार्टी जोर शोर से ऐलान करती है, हम तो गरीबों की आवाज है, हम सबको बराबरी देंगे, हर इंसान को रोजगार देंगे और हर मेहनतकश को उसकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। सुनने में तो ये बातें दिल को छू लेती है ना? लगता है बस अब तो जिंदगी झकास हो जाएगी। लेकिन रुकिए जरा, ये सब इतना आसान नहीं जितना लगता है। यहां कार्ल मार्क्स अपना चश्मा चढ़ाकर तीखी नजरों से कहता है, अरे भाई जरा गौर से पढ़ो, ये बातें सुनने में तो मजदूरों के लिए लगती है, लेकिन इनमें जान नहीं है, ये तो बस हवा में तीर चलाने जैसा है। तो चलो थोड़ा मजा लेते हुए देखते हैं कि मार्क्स को 1875 में जर्मनी में बने गोथा प्रोग्राम की शुरुआत में इतनी चिढ़ क्यों थी। उस समय कुछ मजदूर पार्टियां एकजुट हुई और एक प्रोग्राम बनाया जिसमें मजदूरों के लिए बेहतर जिंदगी, बराबरी और मेहनत का सही दाम देने की बात थी। सुनने में तो सब शानदार था, लेकिन मार्क्स को यह सब खटक रहा था। वो बोला, ये क्या बकवास है? तुम कहते हो मजदूरों की पार्टी हो, लेकिन तुम्हारी बातों में पूंजीपतियों की छाप दिख रही है। ये तो वैसा ही है जैसे कोई कहे, हम गरीबों को मुफ्त खाना बांटेंगे, लेकिन खाना कागजों में बंटे और अमीरों की थाली में चला जाए। गोथा प्रोग्राम में लिखा था, मजदूर वर्ग पूरी इंसानियत की भलाई के लिए काम करता है। मार्क्स ने माथा पीट लिया और बोला, अरे ये क्या मजाक है? मजदूर पहले अपनी जिंदगी तो सुधार ले, फिर पूरी दुनिया का ठेका ले। जब तक शोषण खत्म नहीं होता तब तक ऐसी बड़ी बड़ी बातें बस हवा में लट्टू घुमाने जैसी है। उसका मानना था कि मजदूरों की पार्टी का पहला काम पूंजीवाद को जड़ से उखाड़ना होना चाहिए, न कि गुलाबी सपने दिखाना। लेकिन इस प्रोग्राम में ऐसा कुछ साफ नहीं था। मार्क्स को और गुस्सा इस बात पर आया कि प्रोग्राम में मजदूरों की बात तो थी, लेकिन उसमें पूंजीपतियों की भाषा और सोच घुस गई थी। जैसे मान लो कोई सरकार कहे, हम गरीबों को सस्ते घर देंगे, मुफ्त इलाज देंगे और ढेर सारी नौकरियां देंगे। सुनने में मजा आता है, लेकिन असल में होता क्या है? घर बनते हैं पर अमीर खरीद लेते हैं। मुफ्त इलाज का वादा होता है, लेकिन अस्पताल में लाइनें लंबी और बिल और भी लंबे। नौकरियां मिलती है पर ठेके पर, आधी तनख्वाह में, बिना सिक्योरिटी के। मार्क्स ने कहा, यही तो गोथा प्रोग्राम कर रहा है। मजदूरों के नाम पर वादे करो, लेकिन असल में पूंजीपतियों से मिलीभगत। ये तो वैसा ही है जैसे भेड़ के सामने घास लटकाकर उसे भटकाना। मार्क्स चाहता था कि मजदूरों की पार्टी साफ साफ बोले, हम पूंजीवाद के खिलाफ हैं, हम मेहनत करने वालों का राज चाहते हैं, हम असली बराबरी लाएंगे, न कि कागजी वादे। लेकिन गोथा प्रोग्राम में सब कुछ घुमा फिरा कर लिखा था, जैसे कोई निबंध प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा हो। मार्क्स का कहना था कि अगर शुरुआत ही गोलमोल है तो मंजिल कभी साफ नहीं मिलेगी। वो चाहता था कि मजदूरों की पार्टी बिना डर के
बिना लागल पेट के अपनी बात रखें ताकि असली बदलाव आए। तो बस मार्क्स का यह तीखा तर्क हमें सिखाता है कि वादों के पीछे की सच्चाई को परखना जरूरी है, वरना सपने तो दिखेंगे पर हकीकत वही ढाक के 3 पात। चैप्टर 2, क्रिटिक ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कल्पना करो, कोई जोर शोर से कहे हर इंसान को उसकी मेहनत के हिसाब से पूरा पैसा मिलना चाहिए। सुनने में तो ये बात एकदम सटीक लगती है ना? बिल्कुल सीधी बात, जितनी मेहनत उतना फल। गोथा प्रोग्राम में भी कुछ ऐसा ही लिखा था। मजदूर को उसकी पूरी मेहनत का फल मिलना चाहिए, बिना किसी कटौती के। वाह, क्या बात है। लगता है बस अब तो सारी दुनिया में इंसाफ हो जाएगा। लेकिन रुक जाओ, यहां कार्ल मार्क्स अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए तीखी नजरों से कहता है, अरे भाई, ये तो बस ऊपरी चमक है, जरा गहराई में उतरो, असलियत कुछ और ही है। तो चलो थोड़ा मजा लेते हुए इस गोथा प्रोग्राम की दूसरी बात को खुरचते हैं और देखते हैं कि मार्क्स को इसमें क्या गड़बड़ दिखी। बात को समझने के लिए एक आसान सी मिसाल लेते हैं। मान लो एक गांव में 2 लोग काम करते हैं। एक भाई फैक्ट्री में मशीन चलाता है, सुबह से शाम तक पसीना बहाता है। दूसरा भाई ट्रक ड्राइवर है, माल इधर उधर पहुंचाता है, सड़कों पर धूल खाता है। दोनों मेहनत करते हैं, दोनों पसीना बहाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ ये देखकर कि दोनों ने 8-8 घंटे काम किया, हम दोनों को एक जैसा पैसा दे देंगे और कहेंगे, लो ये रहा इंसाफ? मार्क्स बोलता है, नहीं भाई, इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि जिंदगी इतनी सीधी नहीं होती। हर इंसान की मेहनत एक जैसी नहीं होती और न ही उसकी जरूरतें। मान लो मशीन चलाने वाला भाई बहुत तेज है, 1 घंटे में 10 यूनिट बनाता है। दूसरा भाई जो ट्रक चलाता है थोड़ा धीमा है, या शायद रास्ते में ट्रैफिक फंस जाता है तो वो उतना माल नहीं पहुंचा पाता। अब क्या जो ज्यादा बनाए उसे ज्यादा मिले, या दोनों को बराबर? अब जरा और गहराई में चलते हैं। मान लो मशीन वाला भाई बीमार है, फिर भी काम पर आता है क्योंकि घर चलाना है। दूसरा भाई तंदुरुस्त है, ज्यादा माल ढो लेता है। तो क्या बीमार भाई को कम पैसा देना ठीक है क्योंकि उसकी मेहनत कम थी? या फिर ये देखना चाहिए कि उसे इलाज के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत है? और एक बात, मशीन वाले भाई के 5 बच्चे हैं, स्कूल की फीस, खाना, कपड़े सब चाहिए। ट्रक ड्राइवर भाई अकेला है, उसका खर्चा कम है। तो क्या सिर्फ मेहनत के घंटे गिनकर पैसा बात देना बराबरी होगी? मार्क्स कहता है, नहीं, ये तो फिर भी नाइंसाफी होगी। गोथा प्रोग्राम की इस बात पर मार्क्स की चिढ़ यही थी। वो कहता है, तुम कहते हो मेहनत के हिसाब से फल, लेकिन ये तो फिर भी असमानता को बनाए रखेगा, क्योंकि हर इंसान की मेहनत, उसकी ताकत और उसकी जरूरतें अलग अलग हैं। अगर हम सिर्फ मेहनत के आधार पर चीजें बांटेंगे तो जो ताकतवर हैं, जो तेज हैं या जिनके पास बेहतर मौके हैं, वो ज्यादा ले जाएंगे, और जो कमजोर हैं, बीमार हैं या जिनके पास कम संसाधन हैं, वो पीछे रह जाएंगे। ये तो वही पूंजीवादी धर्रा है, बस नया लेबल चिपका दिया। मार्क्स का कहना है कि असली समाजवाद का मतलब सिर्फ मेहनत का फल देना नहीं है। असली मकसद है एक ऐसी दुनिया बनाना जहां चीजें जरूरत के हिसाब से बंटे, न कि सिर्फ मेहनत के हिसाब से। उदाहरण के लिए, मान लो एक गांव में सब मिलकर खेती करते हैं, फसल तैयार होती है और सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। अब कोई ये थोड़ी पूछता है कि तुमने कितने बीज बोए, तुमने कितनी खाद डाली, तुमने कितना पानी डाला। नहीं ना, सबको पेट भर खाना मिलता है क्योंकि सबकी जरूरत मायने रखती है, न कि सिर्फ मेहनत की हिस्सेदारी। मार्क्स कहता है कि शुरुआत में शायद मेहनत के हिसाब से बांटना ठीक हो, क्योंकि समाज को एकदम से बदलना मुश्किल है। लोग अभी पूंजीवाद मेरिट बेस्ड सोच में फंसे हैं, लेकिन ये सिर्फ पहला कदम है, आखिरी मंजिल नहीं। असली समाजवाद का लक्ष्य है कि हम उस मुकाम तक पहुंचे जहां लोग एक दूसरे की जरूरतों को समझें और उसी के हिसाब से बांटवारा करें। जैसे अगर किसी को ज्यादा जरूरत है
मिसाल के तौर पर बीमार है, बच्चे ज्यादा हैं या कोई और मुश्किल है तो उसे ज्यादा मिले, भले ही उसकी मेहनत कम हो। लेकिन गोथा प्रोग्राम में ये बात साफ नहीं थी। उसमें मेहनत के हिसाब से फल का नारा तो था, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये तो बस शुरुआत है। मार्क्स को गुस्सा इस बात पर था कि अगर तुम सिर्फ मेहनत को आधार बनाओगे तो समाज में असमानता फिर भी बनी रहेगी। वो चाहता था कि मजदूरों की पार्टी साफ बोले कि हमारा असली मकसद है एक ऐसी दुनिया जहां मेहनत के साथ साथ इंसान की जरूरतें भी मायने रखें। तो बस मार्क्स का ये तर्क हमें सिखाता है कि बराबरी का मतलब सिर्फ मेहनत का हिसाब किताब नहीं है। असली बराबरी तब आएगी जब हम एक दूसरे की जरूरतों को समझेंगे और उसी हिसाब से बांटेंगे। गोथा प्रोग्राम की इस गोलमोल बात को मार्क्स ने पकड़ा और कहा, भाई सीधी बात करो, मेहनत जरूरी है लेकिन जरूरत उससे भी बड़ी है। और यही वो तीखा तर्क था जिसने समाजवाद के असली मायने समझाए। चैप्टर 3, क्रिटिक ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट। चलो अब बात करते हैं राज्य की, वो चीज जो हमारे ऊपर राज करती है, कानून बनाती है, टैक्स वसूलती है और चिल्ला चिल्लाकर कहती है हम तो सबकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, जैसे कोई सुपर हीरो आ गया हो जो सबकी जिंदगी चमका देगा। लेकिन रुक जाओ, क्योंकि यहां कार्ल मार्क्स फिर से अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए चश्मा चढ़ाकर तीखी नजर से कहता है, अरे भाई ये राज्य क्या चीज है, जरा ठीक से समझो। गोथा प्रोग्राम में लिखा था कि राज्य को समाजवाद लाने का जरिया बनाया जाएगा और वो सभी लोगों को समान बनाएगा। वाह क्या शानदार प्लान। लगता है बस अब तो सारी दुनिया में बराबरी छा जाएगी। लेकिन मार्क्स ने एकदम ब्रेक मार दिया और पूछा, कौन सा राज्य भाई? वो जो अभी है वो तो पूंजीपतियों का गुलाम है। जरा सोचो, आज का राज्य किसके लिए काम करता है? अमीरों के लिए, पूंजीपतियों के लिए। राजनीति में पैसा चलता है, नीतियां पैसे वालों के फायदे के लिए बनती है और जब कोई गरीब अपनी आवाज उठाता है तो उसी के ऊपर लाठियां बरसती है। मार्क्स कहता है ये जो राज्य है ये कोई निष्पक्ष मध्यस्थ नहीं है, ये तो एक वर्ग का हथियार है, अमीरों का शोषण करने का औजार। इसे ऐसे समझो, मान लो एक फैक्ट्री में बॉस चिल्लाता है, मैं तो सबके लिए फेयर हूं, सबको बराबर मौका दूंगा, लेकिन हर बार बोनस मैनेजर को मिलता है और वर्कर को सिर्फ मेहनत। अगर कोई मजदूर शिकायत करे तो उसे निकालने की धमकी मिलती है। तो क्या ये बॉस सच में फेयर है? बिल्कुल नहीं। बस ऐसा ही है आज का राज्य। ये पूंजीपतियों का खिलौना है जो उनके हितों की रक्षा करता है। मार्क्स का कहना है कि जब तक समाज में अमीर गरीब, मालिक मजदूर जैसी वर्ग व्यवस्था बनी रहेगी तब तक राज्य हमेशा एक वर्ग का पक्ष लेगा और वो वर्ग है अमीरों का। गोथा प्रोग्राम ने ये मान लिया कि मौजूदा राज्य को मोड़ तोड़कर मजदूरों का मददगार बनाया जा सकता है। मार्क्स ने तुरंत लाल झंडा दिखाया और कहा, अरे गलतफ हमी में मत रहो, ये राज्य मजदूरों का दोस्त नहीं बन सकता क्योंकि इसका जन्म ही पूंजीपतियों की सेवा के लिए हुआ है। तो फिर रास्ता क्या है? मार्क्स कहता है कि अगर सच में समाज बदलना है तो मजदूरों को पहले इस राज्य पर कब्जा करना होगा, उसे अपने हाथ में लेना होगा, उसे मजदूरों का औजार बनाना होगा। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। असली मकसद है कि जैसे जैसे समाज में बराबरी आती जाए, वर्गभेद मिटते जाए, तो राज्य की जरूरत ही खत्म हो जाए। मार्क्स इसे एक मजेदार उदाहरण से समझाता है। राज्य एक पुराना फावड़ा है, जब तक जमीन खोदनी है तब तक मजदूर उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब खेत तैयार हो जाएगा, फसल लहलाने लगेगी, तो फावड़ा रख देना होगा। मतलब एक दिन ऐसा आएगा जब न अमीर होंगे, न गरीब, न मालिक होंगे, न नौकर। उस वक्त कोई राज्य चाहिए ही नहीं, क्योंकि तब समाज में कोई शोषण होगा ही नहीं। लेकिन गोथा प्रोग्राम में ये बात साफ नहीं थी। उसमें राज्य को समाजवाद का सुपर हीरो बना दिया गया।
बिना ये सोचे कि ये तो अभी पूंजीपतियों का पालतू है। मार्क्स को गुस्सा इस बात पर था कि अगर तुम मौजूदा राज्य को ही बराबरी का जरिया मान लोगे तो मजदूरों का सपना अधूरा रह जाएगा। वो चाहता था कि मजदूरों की पार्टी साफ साफ बोले, हम इस पूंजीवादी राज्य को उखाड़ फेंकेंगे, हम मजदूरों का राज बनाएंगे और फिर एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहां राज्य की जरूरत ही न पड़े। तो बस मार्क्स का ये तर्क हमें सिखाता है कि राज्य कोई जादू की छड़ी नहीं है जो सब कुछ ठीक कर देगा। ये तो वर्ग संघर्ष का मैदान है और जब तक वर्ग है राज्य किसी न किसी का पक्ष लेगा। असली समाजवाद का रास्ता है मजदूरों का राज्य जो धीरे धीरे खुद को खत्म कर दे, क्योंकि तब समाज में बराबरी होगी और कोई शोषण नहीं होगा। मार्क्स कहता है, सपने देखो लेकिन सही सपने, और उसके लिए सही रास्ता चुनो। तैयार होना इस क्रांति की कहानी को और आगे बढ़ाने के लिए। चैप्टर 4, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट। जरा सोचो, जैसे ही कोई तानाशाही शब्द सुनता है दिमाग में क्या आता है? एकदम डरावना सीन, कोई सख्त नेता जो सबको डरा धमकाकर हुकूमत चलाए, लोगों की आजादी छीन ले और सबको अपनी मर्जी से नचाए। लेकिन रुक जाओ, मार्क्स का सर्वहारा की तानाशाही, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। यह कोई डरावना तानाशाह नहीं, बल्कि कुछ और ही माजरा है। चलो इसे मजेदार और आसान तरीके से समझते हैं। अब जरा सोचो, आज दुनिया में कौन राज करता है? पूंजीपति, वो लोग जिनके पास ढेर सारा पैसा है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। मीडिया उनके इशारों पर नाचता है और सरकारें भी उनकी जेब में हैं। मजदूरों की सुनता कौन है? कोई नहीं। मार्क्स बोलता है, भाई अगर तुम्हें समाज बदलना है, बराबरी लानी है, तो पहले इस पूंजीवादी व्यवस्था को तोड़ना होगा और इसके लिए मजदूरों को खुद सत्ता हथियानी होगी। यहां तानाशाही का मतलब है एक वर्ग का राज, और सर्वहारा यानी मजदूर वर्ग, वो लोग जो दिन रात पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन मुनाफा कोई और ले जाता है। तो सर्वहारा की तानाशाही का सीधा सीधा मतलब है मजदूरों का राज। हाँ, वही मजदूर जो फैक्ट्रियों में मशीनें चलाते हैं, खेतों में फसल उगाते हैं, सड़कें बनाते हैं। मार्क्स कहता है, अगर असली बदलाव चाहिए तो मजदूरों को सत्ता अपने हाथ में लेनी होगी। अब जरा सोचो, आज दुनिया में कौन राज करता है? पूंजीपति, वो लोग जिनके पास ढेर सारा पैसा है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। मीडिया उनके इशारों पर नाचता है और सरकारें भी उनकी जेब में हैं। मजदूरों की सुनता कौन है? कोई नहीं। मार्क्स बोलता है, भाई अगर तुम्हें समाज बदलना है, बराबरी लानी है, तो पहले इस पूंजीवादी व्यवस्था को तोड़ना होगा और इसके लिए मजदूरों को खुद सत्ता हथियानी होगी। इसे एक आसान सी मिसाल से समझो। मान लो एक पुरानी जर्जर बिल्डिंग है, ऊपरी मंजिलों पर अमीर लोग मजे से रहते हैं, ऐसी स्विमिंग पूल, सब कुछ। लेकिन नीचे के अंधेरे गंदे हिस्सों में मजदूर और गरीब लोग रहते हैं, जहां न पानी ठीक न बिजली। अब अगर तुम इस बिल्डिंग को ठीक करना चाहते हो ताकि सबके लिए अच्छा हो, तो क्या करोगे? क्या अमीर मालिकों से इजाजत मांगते रहोगे कि प्लीज थोड़ा सा रंग करवा दो, थोड़ा सा प्लम्बिंग ठीक कर दो? या फिर कहोगे, बस बहुत हो गया, ये बिल्डिंग अब हमारी है, हम मजदूर इसे अपने हिसाब से ठीक करेंगे? यही है सर्वहारा की तानाशाही। ये एक ऐसा दौर है जहां मजदूर सत्ता अपने हाथ में लेंगे और समाज को नया आकार देंगे। वो पुरानी व्यवस्था को तोड़ेंगे जिसमें अमीरों का राज चलता है। वो नए नियम बनाएंगे जो मजदूरों और गरीबों के हक में हो। लेकिन मार्क्स ये भी कहता है कि ये तानाशाही कोई हमेशा की चीज नहीं है। ये तो बस एक पड़ाव है, एक पुल है पूंजीवाद से कम्युनिज्म की ओर जाने का। कम्युनिज्म में क्या होगा? एक ऐसी दुनिया जहां न कोई अमीर होगा न गरीब, न मालिक होगा न नौकर, न कोई शोषण करेगा न कोई शोषित होगा।
उस वक्त सत्ता की, राज्य की, तानाशाही की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि तब सब मिलकर फैसले लेंगे, जैसे एक बड़े परिवार में सब साथ बैठकर खाना बांटते हैं। कोई ये नहीं पूछता कि किसने ज्यादा खाना बनाया, बस सबको जरूरत के हिसाब से मिलता है। गोथा प्रोग्राम में इस बारे में साफ बात नहीं थी। उसमें मजदूरों की सत्ता की बात तो थी, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये सत्ता क्यों जरूरी है और ये कैसे पूंजीवाद को खत्म करेगी। मार्क्स को गुस्सा इस बात पर था कि अगर तुम साफ साफ नहीं बोलोगे कि मजदूरों को सत्ता लेनी होगी, तो फिर क्रांति का सपना अधूरा ही रहेगा। वो कहता है, बिना सत्ता छीने कोई क्रांति नहीं होती। मजदूरों को अगर अपना हक चाहिए तो उन्हें खुद राज करना सीखना होगा। इसे और आसान करें, मान लो एक गांव में एक जमींदार है जो सारी जमीन, सारा अनाज अपने कब्जे में रखता है। गांव वाले मेहनत करते हैं, लेकिन फसल का बड़ा हिस्सा जमींदार ले जाता है। अब अगर गांव वालों को बराबरी चाहिए तो क्या वो जमींदार से भीख मांगेंगे? नहीं, वो जमींदार की सत्ता छीनेंगे, खेतों पर कब्जा करेंगे और खुद फैसला करेंगे कि अनाज कैसे बंटेगा। यही है मजदूरों की तानाशाही। एक ऐसा वक्त जब मजदूर सत्ता अपने हाथ में लेंगे और समाज को बराबरी की ओर ले जाएंगे। मार्क्स का मैसेज बिल्कुल साफ है, सपने देखने से कुछ नहीं होगा। अगर मजदूरों को हक चाहिए तो उन्हें सत्ता लेनी होगी, लेकिन ये सत्ता कोई तानाशाह की तरह नहीं होगी। ये मजदूरों की सत्ता होगी जो शोषण को जड़ से उखाड़ फेंकेगी और एक ऐसी दुनिया बनाएगी जहां कोई डिक्टेट करने की जरूरत ही न पड़े। तो तैयार होना इस क्रांति की कहानी को और आगे बढ़ाने के लिए। चैप्टर 5, स्टेजेस ऑफ कम्युनिस्ट सोसाइटी। चलो अब बात करते हैं उस दुनिया की जिसका सपना हर मेहनतकश दिल में बसता है। एक ऐसी दुनिया जहां न कोई अमीर हो न गरीब, न कोई मालिक हो न नौकर, जहां हर इंसान को बराबरी का हक मिले और सब मिलकर एक परिवार की तरह जिए। मार्क्स इसे कहता है कम्युनिस्ट समाज। लेकिन रुक जाओ, वो साफ साफ कहता है कि ये दुनिया रातों रात नहीं बनती। ये कोई जादू की छड़ी घुमाने से नहीं आती। ये एक लंबा रास्ता है जो 2 सीढ़ियों यानी 2 चरणों से होकर गुजरता है। तो चलो इस सपनों की दुनिया को मजेदार और आसान तरीके से समझते हैं, जैसे किसी गांव की चौपाल पर बैठकर गपशप कर रहे हों। पहला चरण है कम्युनिज्म का शुरुआती दौर। इसे मार्क्स लोअर फेज कहता है। जरा सोचो, तुम पूंजीवाद की उस गंदी गली से निकल तो आए हो जहां मालिक मुनाफा बटोरते थे और मजदूर पसीना बहाते थे, लेकिन अभी भी उस पुराने सिस्टम की कुछ छाप बची हुई है। लोग सोचते हैं जितना काम करो उतना पाओ, यानी जिसने जितनी मेहनत की उसे उतना फल मिलेगा। अगर तुमने 8 घंटे मशीन चलाई तो तुम्हें उसका पूरा मेहनताना मिलेगा। अगर किसी ने 4 घंटे काम किया तो उसे आधा। सुनने में तो ये बड़ा फेयर लगता है ना? लेकिन मार्क्स कहता है, रुको भाई, जरा गौर से देखो, ये तरीका अभी भी पूरी बराबरी नहीं लाता। क्यों? क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कोई तंदुरुस्त है, दिन भर मशीन चला सकता है, ढेर सारा माल बना सकता है, लेकिन कोई बीमार है या बुजुर्ग है या शायद उसके पास उतनी ताकत ही नहीं। तो क्या जो कम काम कर पाया उसे भूखा रहना पड़ेगा? या फिर कोई 5 बच्चों का बाप है, उसे ज्यादा चाहिए? कोई अकेला है, उसे कम। अगर सिर्फ मेहनत के घंटे गिनकर बांटोगे तो असमानता तो फिर भी रहेगी। मान लो एक गांव में सब मिलकर खेती करते हैं, फसल तैयार हुई। अब अगर तुम कहो जिसने जितने बीज बोए उसे उतना अनाज, तो जो ताकतवर था, जिसने ज्यादा बोया वो ज्यादा ले जाएगा, और जो कमजोर था या जिसके पास समय कम था वो पीछे रह जाएगा। ये तो वही पूंजीवादी ढर्रा है, बस थोड़ा सा मेकअप कर लिया। मार्क्स कहता है ये शुरुआती चरण जरूरी है, क्योंकि लोग अभी पूंजीवाद की सोच से पूरी तरह बाहर नहीं निकले, लेकिन ये फाइनल मंजिल नहीं है। इस चरण में शोषण तो खत्म हो जाता है,
क्योंकि अब कोई मालिक नहीं है, सब मिलकर काम करते हैं। लेकिन बराबरी अभी पूरी नहीं होती। अब आते हैं दूसरी सीढ़ी पर, कम्युनिज्म का उच्च चरण। ये वो मंजिल है जहां समाज पूरी तरह बदल चुका है। यहां लोग लालच नहीं करते, एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। कोई किसी का हक नहीं मारता। यहां चीजें मेहनत के हिसाब से नहीं, जरूरत के हिसाब से बंटती है। मार्क्स इसे एक शानदार लाइन में समझाता है, हर किसी से उसकी क्षमता के अनुसार लो और हर किसी को उसकी जरूरत के अनुसार दो। इसे ऐसे समझो, मान लो तुम एक बड़े परिवार में हो। खाना बन रहा है, कोई आटा गूंद रहा है, कोई सब्जी काट रहा है, कोई रोटियां बना रहा है। जब खाना तैयार होता है तो कोई ये नहीं पूछता तूने कितना आटा गूंथा, तूने कितनी रोटियां बनाई। सब साथ बैठते हैं और सबको पेट भर खाना मिलता है। जो बीमार है उसे भी उतना ही मिलता है, जो बच्चा है उसे भी, जो बूढ़ा है उसे भी। क्योंकि यहां मायने रखता है कि तुम्हें क्या चाहिए, न कि तुमने कितना किया। इस उच्च चरण में कोई ये नहीं कहता तू ज्यादा कमाता है तो तुझे ज्यादा मिलेगा, या तू बूढ़ा है, तू कुछ करता नहीं तो तुझे कम मिलेगा। यहां हर इंसान की जरूरत मायने रखती है। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं जैसे एक सच्चा परिवार। कोई प्रतियोगिता नहीं, कोई जलन नहीं। हर कोई अपनी काबिलियत के हिसाब से योगदान देता है और अपनी जरूरत के हिसाब से लेता है। मार्क्स साफ कहता है, कम्युनिज्म कोई हवाई सपना नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल रास्ता है जो मेहनतकश लोगों की सत्ता, बराबरी और इंसानियत पर टिका है। लेकिन वो ये भी कहता है कि यह रास्ता आसान नहीं है। पूंजीवाद से निकलकर पहले शुरुआती चरण में जाना होगा, जहां मेहनत के हिसाब से बंटवारा होगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लोग एक दूसरे पर भरोसा करना सीखेंगे, समाज जरूरत के हिसाब से बंटवारे की ओर बढ़ेगा। गोथा प्रोग्राम में इन चरणों की बात साफ नहीं थी। उसमें सिर्फ बराबरी की बड़ी बड़ी बातें थी, लेकिन यह नहीं बताया गया कि यह बराबरी कैसे आएगी और इसके लिए कितना लंबा रास्ता तय करना होगा। मार्क्स को गुस्सा इस बात पर था कि अगर तुम साफ साफ नहीं बताओगे कि कम्युनिज्म के 2 चरण हैं और दूसरा चरण ही असली मंजिल है, तो लोग भटक जाएंगे। वो चाहता था कि मजदूर समझें कि बराबरी का रास्ता सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना होगा। पहले मजदूरों की सत्ता, फिर मेहनत के हिसाब से बंटवारा और आखिर में जरूरत के हिसाब से बंटवारा। तो बस मार्क्स का यह तर्क हमें सिखाता है कि कम्युनिज्म कोई एक रात का सपना नहीं है। ये एक लंबी यात्रा है जो मेहनत, भरोसे और इंसानियत से बनती है। पहली सीढ़ी पर मेहनत मायने रखती है, लेकिन दूसरी सीढ़ी पर सिर्फ जरूरत मायने रखती है। और यही वो दुनिया है जिसके लिए मार्क्स लड़ रहा था। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान इंसान से सिर्फ इंसानियत के रिश्ते से जुड़ा हो। तो तैयार होना इस क्रांति की कहानी को और आगे ले जाने के लिए। चैप्टर 6, क्रिटिक ऑफ इंटरनेशनलिज्म एंड नेशनलिज्म। जरा सोचो, कोई जोर शोर से कहे हम अपने देश के मजदूरों के लिए लड़ेंगे, अपनी जमीन, अपनी जनता, अपनी तरक्की। सुनने में तो दिल में जोश भर जाता है ना? लगता है वाह क्या गर्व की बात है। अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा। लेकिन यहां कार्ल मार्क्स फिर से ब्रेक लगाता है और कहता है, अरे भाई रुको, ये सोच तो ठीक है लेकिन बहुत छोटी है। जरा बड़ा सोचो। गोथा प्रोग्राम में जोर था जर्मन मजदूरों की एकता पर, यानी सिर्फ जर्मनी के मजदूरों की बात, बाकी दुनिया से क्या लेना देना। लेकिन मार्क्स को यह बात खटक गई। वो कहता है, मजदूर की कोई सीमा नहीं होती। शोषण हर देश में है तो लड़ाई भी हर देश की होनी चाहिए। और असली बदलाव तभी आएगा जब दुनिया भर के मजदूर एकजुट होंगे। इसे आज के जमाने में समझो। मान लो इंडिया में कोई मजदूर यूनियन चिल्लाए, हम सिर्फ अपने देश के मजदूरों के लिए हैं, हमें विदेशी मजदूरों से क्या मतलब। लेकिन उसी वक्त कोई विदेशी कंपनी आए, भारत में फैक्ट्री खोले और यहां के मजदूरों का शोषण शुरू कर दे। कम तनख्वाह, लंबे घंटे, कोई सिक्योरिटी नहीं।
अब क्या तभी यूनियन कहेगी ये हमारा मामला नहीं? नहीं ना, क्योंकि शोषण चाहे जर्मनी में हो, भारत में हो या अमेरिका में, दर्द तो वही है। मजदूर का खून पसीना हर जगह एक जैसा बहता है। मार्क्स का कहना है कि मजदूरों की असली ताकत तब है जब वो देश की सीमाओं से ऊपर उठकर एकजुट हों। वो मशहूर नारा याद है ना, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। ये कोई बस नारा नहीं था, बल्कि क्रांति की रीढ़ था। मार्क्स कहता है शोषण करने वाले पूंजीपति तो पूरी दुनिया में एकजुट है। वो अपनी कंपनियां हर देश में फैलाते हैं, मुनाफा बटोरते हैं। तो फिर मजदूर क्यों पीछे रहें? उनकी लड़ाई भी ग्लोबल होनी चाहिए। अब दूसरी बात, जब तुम सिर्फ अपना देश, अपनी जमीन, अपनी जात की बात करते हो तो धीरे धीरे ये सोच राष्ट्रवाद की चाशनी में लिपटने लगती है और राष्ट्रवाद से सांप्रदायिकता की ओर जाना बहुत आसान हो जाता है। मार्क्स को डर था कि मजदूरों की असली लड़ाई यानी बराबरी और शोषण के खिलाफ जंग को कोई देशभक्ति के रंग में रंग कर भटका न दे। इसे आज के हिसाब से देखो, आजकल क्या होता है? बेरोजगारी, महंगाई, कम मजदूरी जैसे असली मुद्दों को दबाकर लोग धार्मिक झगड़ों, झूठी देशभक्ति और बनावटी राष्ट्रवाद की बातें उछालते हैं। मान लो कोई मजदूर अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात करे तो उसे सुनने की जगह कहा जाता है, पहले ये बता तू देशभक्त है या नहीं। मार्क्स कहता है ये सब मजदूरों को बांटने की साजिश है। जब तक तुम हमारा देश, तुम्हारा देश के चक्कर में फंसे रहोगे, पूंजीपति तुम्हारा शोषण करते रहेंगे। उदाहरण के लिए सोचो, एक ग्लोबल कंपनी है, वो भारत में मजदूरों को कम तनख्वाह देती है और अमेरिका में भी अपने मजदूरों का शोषण करती है। अगर भारत के मजदूर और अमेरिका के मजदूर एक दूसरे को दुश्मन समझेंगे तो कंपनी का मुनाफा बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर दोनों देशों के मजदूर एकजुट हो जाएं और कहें बस अब बहुत हुआ, हमें हमारा हक चाहिए, तो कंपनी की नींद हराम हो जाएगी। यही है मार्क्स की अंतर्राष्ट्रीयता की ताकत। मार्क्स का कहना था कि मजदूरों को पहले खुद से, फिर एक दूसरे से और फिर पूरी दुनिया के मेहनतकशों से जुड़ना होगा। देश की सीमाएं तो नेताओं और पूंजीपतियों के लिए फायदेमंद है क्योंकि वो मजदूरों को बांटकर रखना चाहते हैं, लेकिन मजदूरों की ताकत उनकी एकता में है। गोथा प्रोग्राम में इस अंतर्राष्ट्रीय एकता की बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई थी। उसमें सिर्फ जर्मन मजदूरों की बात थी, जैसे बाकी दुनिया का कोई मतलब ही न हो। मार्क्स ने इसे पकड़ा और कहा, अरे अगर तुम सिर्फ अपने देश की बात करोगे तो क्रांति अधूरी रह जाएगी। शोषण की जड़ें तो पूरी दुनिया में फैली है। मार्क्स का मैसेज साफ था, मजदूरों की लड़ाई देश की सीमाओं तक सीमित नहीं हो सकती। अगर तुम बराबरी चाहते हो, शोषण खत्म करना चाहते हो, तो दुनिया भर के मजदूरों को एक मंच पर आना होगा। राष्ट्रवाद की चाशनी में लिपटकर मजदूर अपनी ताकत खो देते हैं। असली ताकत है एकजुट होने में, एक दूसरे का दर्द समझने में और मिलकर पूंजीवाद की दीवार तोड़ने में। तो तैयार होना इस ग्लोबल क्रांति की कहानी को और आगे ले जाने के लिए। चैप्टर 7, कंक्लूजन एंड रिमार्क्स ऑन पार्टी यूनिटी। तो हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं, जहां कार्ल मार्क्स ने गोथा प्रोग्राम को आड़े हाथों लिया। वो जोर देकर कहता है, तुम जो एकता की दुहाई दे रहे हो वो एकता नहीं, बल्कि गलत चीजों के साथ समझौता है। गोथा प्रोग्राम बनाने वालों ने बड़े जोश में कहा था, हम सब समाजवादी हैं तो चलो एक हो जाते हैं। सुनने में तो ये बड़ा जबरदस्त लगता है, जैसे कोई भाईचारे की मिसाल पेश कर रहा हो। लेकिन मार्क्स ने तीखा तीर चलाया और बोला, अरे ये कैसी एकता? अगर ये सच्चाई के साथ नहीं तो इससे नुकसान ही होगा। इसे आज के हिसाब से समझो। मान लो एक गांव में 2 ग्रुप है। एक ग्रुप कहता है जमींदार को भगाओ, खेत मजदूरों के नाम करो, असली बराबरी लाओ। दूसरा ग्रुप कहता है अरे धीरे धीरे सुधार करो, जमींदार से ज्यादा पंगा मत लो। अब अगर ये दोनों एक हो जाएं
तो क्या होगा? बाहर से तो लगेगा, वाह क्या मजबूत ताकत बन गई। लेकिन असल में जो ग्रुप क्रांति की बात कर रहा था, उसकी आवाज धीरे धीरे दब जाएगी। थोड़ा थोड़ा सुधार वाली सोच हावी हो जाएगी और मजदूरों का सपना, वो सच्ची बराबरी का सपना, कहीं पीछे छूट जाएगा। यही गड़बड़ थी गोथा प्रोग्राम में। मार्क्स को गुस्सा इस बात पर था कि मजदूरों की असली मांगे, पूंजीवाद को जड़ से उखाड़ना, मजदूरों का राज कायम करना और सच्ची बराबरी लाना, ये सब या तो घुमा फिराकर कही गई या फिर कही ही नहीं गई। जो बातें साफ और तीखी होनी चाहिए थी, वो पानी की तरह फीकी पड़ गई। मार्क्स कहता है, अगर तुम सच्चाई को छुपाकर गोलमोल करके एकता बनाओगे तो इसका फायदा पूंजीपतियों को होगा। तुम्हारी पार्टी बस एक समाजवादी नाम की दुकान बनकर रह जाएगी, जहां बाहर का साइन बोर्ड चमकता हो, लेकिन अंदर वही पुराना माल, शोषण और असमानता इसे और आसान करे। मान लो तुम एक मोहल्ले में हो और वहां 2 टीमें हैं। एक टीम कहती है, हम इस मोहल्ले की बिजली, पानी, सड़क की सारी समस्याएं जड़ से खत्म करेंगे। दूसरी टीम कहती है, अरे थोड़ा थोड़ा ठीक कर लो, ऊपर वालों से उलझने की क्या जरूरत। अब अगर ये दोनों मिल जाएं तो शुरुआत में तो तालियां बजेंगी, लेकिन धीरे धीरे जो क्रांति की बात कर रहे थे उनकी आवाज दब जाएगी और मोहल्ले की समस्याएं वो वैसी की वैसी रहेंगी, बस ऊपर से चमक दमक दिखेगी। मार्क्स का गुस्सा यही था। गोथा प्रोग्राम में मजदूरों की असली लड़ाई को कमजोर कर दिया गया। वो चाहता था कि मजदूरों की पार्टी साफ साफ बोले, हम पूंजीवाद को उखाड़ फेंकेंगे, हम मजदूरों का राज लाएंगे, हम असली बराबरी चाहते हैं। लेकिन इसके बजाय प्रोग्राम में बातें ऐसी थी जैसे कोई निबंध प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा हो, ढेर सारी बड़ी बड़ी बातें, लेकिन असली जोर कम। मार्क्स कहता है, ऐसी झूठी एकता से तो बेहतर है अलग रहो, लेकिन सच्चाई के साथ डटो, क्योंकि अगर तुम समझौता करोगे तो पूंजीपति हंसते हुए मुनाफा बटोरते रहेंगे। मार्क्स का आखिरी संदेश बिल्कुल साफ है, मजदूरों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, बिना पूंजीपतियों की नकल किए, बिना उनकी भाषा बोले। पार्टी को इतना मजबूत करना होगा कि वो किसी के दबाव में अपनी सोच न बदले। ये पूरी किताब, क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, सिर्फ एक दस्तावेज की आलोचना नहीं थी। ये तो दुनिया भर के मजदूरों के लिए एक आईना थी। मार्क्स कहता है, अगर तुमने अपनी आवाज नहीं उठाई, अगर तुमने साफ साफ सच नहीं बोला, तो कोई और तुम्हारे नाम पर समझौते करता रहेगा और तुम बस तमाशा देखते रहोगे। तो बस मार्क्स के इस तीखे तर्क को 2 शब्दों में समेटे तो वो है, समझौता मत करो, जागो, अपनी बात अपने शब्दों में कहो और अपने हक के लिए अपने रास्ते से लड़ो। ये किताब मजदूरों को यही सिखाती है, अपनी ताकत पहचानो और उसे पूरी दुनिया में गूंजने दो। तो ये थी क्रिटिक ऑफ दी गोथा प्रोग्राम की कहानी, एक ऐसी किताब जिसने हमें ये सिखाया कि सिर्फ अच्छे शब्दों से बदलाव नहीं आता, बदलाव आता है जब हम सच्चाई को पहचानते हैं और उससे समझौता करने से इनकार करते हैं। मार्क्स ने हमें बताया, अगर मजदूर खुद नहीं जागे तो उनके नाम पर कोई और सौदे करता रहेगा। अब सोचो, क्या तुम भी उसी समझौते वाली भीड़ का हिस्सा बनोगे या फिर उन लोगों में शामिल होगे जो सीधे बोलते हैं, सच के साथ खड़े होते हैं और जो बदलना नहीं, बदलना चाहते हैं? अगर इस कहानी ने तुम्हारे अंदर भी कुछ हिलाया है, अगर तुमने भी कहीं खुद को इसमें महसूस किया है, तो ये बस सुनकर छोड़ मत देना। इसे आगे बढ़ाओ, दूसरों तक पहुंचाओ, अपने दोस्तों से, अपने साथियों से इस पर बात करो और सबसे जरूरी, सवाल पूछना शुरू करो, क्योंकि जब सवाल उठते हैं तभी सिस्टम हिलता है। आवाज उठाओ, वरना कोई और तुम्हारी चुप्पी बेच देगा। तुम सुन रहे थे क्रिटिक ऑफ दी गोथा प्रोग्राम की आवाज, जैसे तुमने पहले कभी नहीं सुनी होगी।